वेलकम बैक टू IAS DCA जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। चाहे आप 69वें बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हों, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जामिनेशन देने जा रहे हों, यह दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप एक बार जो है इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। देखिए, इस वीडियो में यह खासियत होगा कि बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वह देख सकते हैं आप, जैसा कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वें बीपीएससी तक के सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित है। उसके बाद सीडीपीओ का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे कि सीडीपीओ 2022, सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005 और विभिन्न भी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सारे प्रश्न जो है इस बुक में सम्मिलित है। ठीक है, तो यह बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप बुक को पढ़ सकते हैं तो एक बार बुक को पढ़ लीजिए। अदरवाइज मैं आपके लिए जो है एक एक सब्जेक्ट करके सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा इस बुक से। तो आप जो है सारे वीडियो को वॉच कर जाइएगा। ठीक है, तो आप इससे ये आपको फायदा होगा कि बीपीएससी का आपको ट्रेंड पता चल पाएगा कि आखिर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास से। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास और बायोलॉजी को कवर कर लिया है। तो हम लोग जो है एक एक करके सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल जो है मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 8500 ईसा पूर्व से पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो है पहला प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन डी, मेहरगढ़। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रप्रशान युग को। ठीक है, ताम्रप्रशान युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रप्रशानिक संस्कृतियां कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। ठीक है, कौन से रंग का था? लाल रंग का था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका निष्कर्ष को, कि हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर जो है हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद ऐतिहासिक काल में। किस काल में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता? आद ऐतिहासिक
काल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक काल होता है। भारतीय इतिहास में 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आधि ऐतिहासिक माना गया है। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी 2300 बीसी से 600 बीसी के कालखंड को आधि ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, सैंदव सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, जहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, बढ़ते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को, यहाँ देखिएगा, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल को। लोथल को जो है हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं इसके डिस्कशन को। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था। आप देख सकते हैं इसका डिस्कशन को कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोथल क्या था? लोथल जो था वह एक क्या था? लोथल जो था एक हड़प्पा कालीन स्थल था। ठीक है, मतलब हड़प्पा का एक बंदरगाह था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से। कौन से घाटी से दोस्तों? नर्मदा घाटी से पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका डिस्कशन को आप ऐसे देख सकते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, ठीक है, सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की जो है प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, जैसा कि आप डिस्कशन में देखेंगे। ठीक है, देखिए कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। ठीक है, अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
आप देख सकते हैं इसके डिस्कशन को। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है? ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, आप देखेंगे इसके डिस्कशन को। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी गुहा अभिलेख जो है चेरी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ओके, तो इसमें पूछा गया था इस प्रश्न में कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से किसी में नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ दोस्तों वह हुआ है बनावली से। कहाँ से हुआ है? बनावली से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है, जूते हुए खेतों के निशान जो है किस हड़प्पा नगर से मिले हैं दोस्तों? तो वह मिला है कालीबंगन से। कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेतों के निशान। चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, उनके उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ। ठीक है, B.A. स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बाद बाकी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. जो वत्स हैं ये इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि, ठीक है, तो बोगासकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोगासकोई का महत्व है कि वहाँ पे जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए हम इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन आप देखेंगे तो दिया गया है कि बोगासकोई यानी कि एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से यहाँ पे करना है। ठीक है, एक तरफ जो है नवपाषाण कालिक स्थल दिए गए हैं और दूसरे तरफ जो है इन नवपाषाण कालिक स्थलों के स्थान दिए गए हैं। ठीक है, यानी वर्तमान में वो कहाँ हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है उतनूर। उतनूर जो है दोस्तों, उतनूर कहाँ है? तो उतनूर जो है यह तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। मैं बात करूँ चिरांद का, तो चिरांद कहाँ है दोस्तों? तो चिरांद बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। गुफकराल कहाँ है? तो गुफकराल जो है दोस्तों एक कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। और पयमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है उतनूर जो है तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, गुफकराल कश्मीर में है और पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ भी जो है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है सूची 1 में महाजन पद दिए गए हैं तो दूसरी तरफ जो है महाजन पदों की राजधानियाँ दी गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो मल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मल की राजधानी जो थी कुशीनारा था। कहाँ था? कुशीनगर था। मल का कुशीनगर था। अंग का कहाँ था दोस्तों? तो अंग का चंपा था। अंग का चंपा था। गंधार का तक्षशिला और बतस्य का कौशाम्बी था।
ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हम देख लेते हैं 4 3 4 3 1 और 2, 4 3 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुष्णी नदी पे। कौन सी नदी पे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। देख सकते हैं इसके डिस्कशन को कि दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी यानी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ठीक है, लोहे का प्रयोग जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया था ऑप्शन ई। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? ठीक है, यानी सुदर्शन झील की एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है किसने कराई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन ने। किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। तो इसका डिस्कशन है दोस्तों, रुद्रदामन जो कि 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृति भाषा का यह शिला अभिलेख जो है अब तक प्राप्त संस्कृति अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, इससे चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त कला का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गढ़वा जिले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? 9वां मंडल। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। ठीक है, जिसे मुंजबंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता का। ठीक है, यानी सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके डिस्कशन को। तो देखिएगा, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में लिखित है। ठीक है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ठीक है, यानी ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक। किसने किया? वैशेषिक ने। चलिए इसके डिस्कशन को देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था। चलिए देखते हैं इसके डिस्कशन को। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर यानी वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। ठीक है, इसी आधार पर अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में है और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर की मृत्यु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पावापुरी में हुआ था। देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, महावीर का जो है प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। तो देखिएगा कि भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 14 पूर्व। ठीक है, क्या कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धार्थों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है दोस्तों वह किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ना वह बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, समान नहीं है, तो वह कौन सी बात हो सकती है? तो वह बात है आत्मदमन का। किसका है? आत्मदमन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इसी पीढ़ी का है।
यानी कौन से पीढ़ी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं पे देखिएगा इसका दिया गया है ना कि यह जो है पांचवी पीढ़ी का, कहीं पे बोलता है षष्ठम पीढ़ी का है, तो इसलिए ये द्वंद्व की स्थिति है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन ई आए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखली गोशाल। कौन थे? मखली गोशाल थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका मैं डिस्कशन पहले देख लेता हूँ। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र का जो है किसने कौन संस्थापक है। ठीक है, यदि यहाँ पे अजातशत्रु होता तो मैं अजातशत्रु पे टिक करता। ठीक है, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऐसे आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए या ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, पाटलिपुत्र के रूप में जो है चयन किया था। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र राजधानी की बात कर रहा है ना, तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उदयन। किसने बसाया था? उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है दोस्तों वह दिया गया है ताम्रपाषाण युगीन स्थल, दूसरे तरफ है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं आहार। ठीक है, आहार स्थल। तो आहार जो है वह जो है आहार कौन से नदी किनारे था? तो आहार जो था वो बनास नदी के किनारे था। ठीक है, और मैं बात करूँ कायथा का, तो कायथा जो था दोस्तों वह काली सिंधी के था। ठीक है, काली सिंधी। फिर मैं बात करूं स्वालदा, तो स्वालदा जो था दोस्तों वह ताप्ती नदी के किनारे, और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। देख सकते हैं पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह या गृहप्रस्थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। कौन था दोस्तों? जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदूत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो उसका नाम था हर्यक वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था।
बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स से राजा उदयन से भिन्न ने की थी। ठीक है, उदयन जो थे एक अलग थे, उदयन अलग थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोटस से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने जो है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था ब्राह्मणी लिपि को? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्तिकेय का। किनका है? कार्तिकेय का है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र यानी कुमार यानी अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। क्या है दोस्तों? इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ जो है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ तो पुस्तक दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसके लेखक दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। तो पहला दिया गया है बृहद संहिता। तो बृहद संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? तो बृहद संहिता के लेखक हैं बराहमिहिर। कौन है? बराहमिहिर हैं। मूषिका मशाका कौन है? मूषिका मशाका है अतुला। कौन है? अतुला है। राजतरंगिणी के बिल्हन है। ठीक है, बिल्हन है या कल्हन है? कल्हन है। फिर विक्रमांक देवचरित के बिल्हन है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटस का। किसका था? सेल्यूकस निकेटस का था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंती वर्मा। कौन था? अवंती वर्मा था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव राज्य में, और पल्लवों ने बनाया था और तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा करवाया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी जो है वह लेखक एक तरफ है और दूसरी तरफ उसके पुस्तकें हैं। तो चलिए यहाँ पे मिलान कीजिए। कौटिल्य का पुस्तक कौन है दोस्तों? कौटिल्य का पुस्तक हो जाएगा अर्थशास्त्र। पाणिनि का पुस्तक कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी। कामंदक का पुस्तक हो जाएगा नीतिसार। और कालिदास का हो जाएगा कुमार संभवम। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वह झुकाव था राजा खारवेल का। किसका था? राजा खारवेल का था। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। देख सकते हैं, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया।
इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वह कौन था? तो वह था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ठीक है, अपरहत, तो वह कहा जाता था दोस्तों बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। चलिए देख लेते हैं। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है एकत्रित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुएनसांग ने। किसने किया था? हुएनसांग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। कौन सा दोस्तों? राजतरंगिणी है कलहन की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। कहाँ था? बिहार में था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। कौन था दोस्तों? हरि सिंह था। देख सकते हैं, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर में। कहाँ किया गया था दोस्तों? कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। चलिए तो हम लोग सुमेलन करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पहला दिया गया है एक जन्म जो है महावीर का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और महावीर का जो है ज्ञान प्राप्ति महावीर को कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सॉरी माफ कीजिएगा, बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ठीक है, बोधगया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। किनको हुआ था? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहां क्या गौतम बुद्ध किससे संबंधित, मतलब गौतम बुद्ध वहां पे क्या किए थे, तो वहां पे बनवाया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी को लेकर के वहाँ पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सारनाथ में। कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ठीक है, देवता के रूप में जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। कहाँ था दोस्तों? वैशाली में था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो वह है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? ठीक है, यानी कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त के समय। कब हुआ था? गुप्त के समय में हुआ था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, यहाँ बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ कारण और दूसरे तरफ एक तरफ कथन ए है और दूसरे तरफ कारण आ रहा है, और दोनों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है कौन इसमें सही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि यानी पहला जो है मतलब कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, तो क्या यह कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल यह कथन सही है, मतलब कथन तो हमारा सही है। दूसरा, कारण, महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए ये भी सही है, कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है एक का कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में बी होना चाहिए, बी होगा। ठीक है, देखिए बी होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। देख लीजिए इसके डिस्कशन को। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, देखिए मगध की यदि मैं राजधानी की बात करूं दोस्तों, तो मगध की राजधानी यहाँ पे प्रथम राजधानी तो गिरिव्रज था। ठीक है, लेकिन ऐसे राजधानी की मैं बात करूं तो वह पाटलिपुत्र भी था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा, यदि ऑप्शन ई होता ना तो सही उत्तर होता ऑप्शन ई। ठीक है, और आपके हिसाब से कौन सही होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह, जिसको वर्तमान में जो है क्या कहते हैं? राजगीर भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, नंद वंश के पश्चात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य ने। किसने किया था? मौर्य ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वह था धनानंद। कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल
कुम्हार से मिला है वह किससे बना था, तो वह जो है दोस्तों वह लकड़ी से बना हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यानी 96 नंबर प्रश्न है हमारा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। किसने किया था, शिवाजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। किसने किया था, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है, तो वह कौन सा अभिलेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसी से जो है प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, सम्मिलित नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। कौन सा था, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी, पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ सॉल्व किए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। कौन सी है, प्राकृत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, तो वह लिपि कौन सी थी दोस्तों, तो वह थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर, ठीक है, यानी दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और जब ये पंक्ति पूरा हो जाता तब फिर से जो है फिर से दाहिने से बाएं ही लिखाती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, अशोक के धम्म का, तो इसका सही उत्तर के यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ही। चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। अशोक का धम्म जो है धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचरे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह कौन सा है, तो वह है भाब्रू स्तंभ। कौन सा है, भाब्रू स्तंभ है। अशोक के शिलालेखों की पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, यानी अशोक के जो शिलालेख थे इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। किस पे डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई, क्योंकि यह जो है ना यह राजनीति से संबंधित है। किससे है, राजनीति से है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। जैसे कि आप देख सकते हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इनमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकाम्बरेश्वरार के मंदिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में दोस्तों? 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज जो था उसको 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख जो है कहाँ पे किया, यानी कौन से पुस्तक में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक है, पुस्तक इंडिका में। ठीक है, इंडिका में जो है वह मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, देख लीजिएगा, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को, व्याख्या को। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र की बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। ठीक है, कौन सा पुस्तक है? इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, तो सर्वप्रथम जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था भीमकडफिसेस ने। किसने चलाया था दोस्तों? भीमकडफिसेस ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कला की गांधार शैली। ठीक है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो यह जो है किसके समय में फली फूली थी? तो यह फली थी कुषाणों के समय में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, गांधार शैली का जो है जन्म कुषाणों के समय से हुआ, मतलब वहाँ पे जो है फली फूली, मतलब उसका विकास हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने। किसने किया था दोस्तों? कनिष्क ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो था वह कहाँ का राजा था? तो वह था अवंती का। कहाँ का था? अवंती का था। देख सकते हैं इसके डिस्कशन को। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इसकी पुत्री बारनबक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिनका उल्लेख भास रचित रत्नबासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुण राजा तोरमाण किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश वर्मन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था।
इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन, ठीक है, विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख में, ठीक है। यानी सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख में मिलता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शुंग वंश के बाद, ठीक है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कण्वा वंश ने या तो कण्व वंश ने, ठीक है। कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था? कण्व वंश ने किया था। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था, ठीक है, यानी कण्व वंश जो था यह भी एक ब्राह्मण वंश था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कौन से स्तंभ लेख से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा अभिलेख से। किस अभिलेख से दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए हम देख लेते हैं इसके व्याख्या को। रामगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, ठीक है, सॉरी, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त जो है शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। कौन से काल की थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। यह वीवीआई प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, गुप्त काल में बंगाल में जो है ताम्रलिपि का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह मृगुकच्छ यानी भड़ौच था, ठीक है, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, ठीक है, यानी कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने। किसने दिया था दोस्तों? गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीणता को सौंप दी जाती थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। क्या होगा? उपज का छठा भाग। चलिए देखते हैं हम इसके व्याख्या को। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्टांश, ठीक है, षष्टांश होता था, सॉरी माफ कीजिएगा, षष्टांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उडक कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्तों का। किसका था? गुप्त का था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है?
तो यह व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। तो यहाँ पे देखिएगा कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई। जैसे कि आप व्याख्या को देख पाएंगे, सुश्रुत्र को जो है शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। सुश्रुत्र को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल जो है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त जो है सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्र में, ठीक है, उत्तर पत्र में इसकी सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी यानी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल यानी कि प्रायः 600 बीसी यानी 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब यानी 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बीपीएससी जो है इसका सही उत्तर क्या मानती है? इसका सही उत्तर मानती है सुश्रुत को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यभूति ने। किसने किया था? वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। जैसा कि आप देख पाएंगे व्याख्या में, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर यानी थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन जो था, ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ह्वेन सांग ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। कौन था दोस्तों? मथुरा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कवि बाण निवासी था, यानी बाण जो कवि बाण था वह कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। कहाँ का था? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? बाणभट्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, तो वह कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग जो है भ्रमण किया था 671 से 672 के बीच में। ठीक है, 671 से 72 के बीच में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसके व्याख्या को देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। इसके व्याख्या को देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल के द्वारा जो है यह 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। कौन? धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में स्थित है। कहाँ है? अंतिचक गांव में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, यानी कहाँ के राजा से संपर्क था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा एवं सुमात्रा के राजाओं से। ठीक है, यानी ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वह कौन था? बालपुत्र देव था। कौन था दोस्तों? बालपुत्र देव था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल का। किसका था? चंदेल का था। देख सकते हैं खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय यानी 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक है, संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो वह जो है उसमें चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, लेकिन कदम का उसमें उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? उदयपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। कौन है दोस्तों? विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई है। व्याख्या किसको देख लेते हैं, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। कौन है दोस्तों? भास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म का कथा वर्णित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किरातुर्जुनियम पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, किरातार्जुनियम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारवी है। कौन है? भारवी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हु। कौन सा है? मिलिंद पन्हु है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? हर्षचरित पुस्तक किनकी है? बाणभट्ट की है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालय। कौन था? विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए है दोस्तों? ग्राम पंचायत के लिए। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल था। कौन था दोस्तों? चोल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसके आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। गोपुरम जो है उसका आकर्षक द्वार है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, तो वह कौन से धर्म के लिए था दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का। किसका था? बौद्ध धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह ज्ञान का महान केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अजातशत्रु के वंश, ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। हर्यक वंश यानी बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो अजातशत्रु जो है हर्यक यानी कि बिंबिसार के पुत्र थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महाविनिक्ष क्रम के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो वह कौन से उनके गुरु थे? तो वह थे अलारकलाम, ठीक है। अलारकलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो अलारकलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जो थे यह महात्मा बुद्ध के गुरु थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दीन ए इलाही का प्रारंभ? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था वह जो है वह स्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्भिग्राम। कौन सा है दोस्तों? जिम्भिग्राम है। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जो है जिम्भिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलीन कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। अभी जो है अंग वर्तमान में भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या को। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो है शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिन गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिक्षी क्रम की संज्ञा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन का जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ठीक है। देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप याद देखिएगा, एक तरफ जो है शासक, किसके शासक कौन सा शासक था उस समय? पहला देखिए ऐसे हुआ था, देखिए पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आ का आक, एक ट्रिक है, आ फिर का, जैसे आ फिर का फिर अ और फिर क, ठीक है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, द्वितीय जो है कालाशोक के समय में हुआ था, तृतीय अशोक के समय में हुआ था और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में हुआ था। तो देखिए अब एक कौन से स्थल पे हुआ था आप इसे याद रख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुआ था, ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है दोस्तों वह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था और चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौन है दोस्तों? कौटिल्य है। यह प्रश्न को मैंने ऑलरेडी कर चुका है हम लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रवर दाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवर दाई के द्वारा। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, के दरबारी कवि चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह किया गया था सातवाहनों के द्वारा। ठीक है, शीशे के सिक्के जो है एक बड़ी संख्या में जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमिला थापर ने। किसने किया दोस्तों? रोमिला थापर ने किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन है। कौन है दोस्तों? हरिसेन है। हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो है हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक, ठीक है, वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बराबुदूर, ठीक है, बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जावा कला का। किसका है? भारत जावा कला का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जैसा या तो आप इसका व्याख्या को देख सकते हैं, बाराबुदूर यानी बोरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इन स्तूप का निर्माण जो है 8 से 9वीं सदी के 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 15 वर्ष। चलिए इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार का जन्म जो है 558 या 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भाटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी, कौन सा? गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा खारवेल के द्वारा। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी, ठीक है, गोरथगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, तो वह मिलता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे एंशिएंट इंडिया को कवर कर लिए हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।